हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर आप लोग का होगा फर्स्ट एंड सेकंड में। एक चैप्टर को डील किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होंगे डिमांड, और लेक्चर नंबर 3 होगा। क्योंकि ये जो यूनिट है चैप्टर नंबर 2 कहने का मतलब यूनिट नंबर 2 समझिए। एक सेकेंड है पेंसिल, यूनिट नंबर 2 है। इसमें 2 चैप्टर छोटे छोटे हैं। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन द केस ऑफ डबल कमोडिटी। दोनों को मैंने देख लिया था, दोनों को खत्म कर दिए हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश करिएगा। अब इसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है डिमांड। तो डिमांड चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस नोट्स में उतना अच्छा से दिया हुआ नहीं है, लेकिन अलग से नोट्स, उस नोट्स को मैं टेलीग्राम पे PDF के रूप में भेज दूंगा। सॉरी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिमांड चैप्टर। देखिए डिमांड क्या होते हैं, मार्केट में कंज्यूमर कैसे क्या डिमांड करता है। थोड़ा सा जूम करते हैं ना, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि कल का वीडियो में देख रहा था, उसमें जूम नहीं किया था तो क्लियर नहीं था, ठीक है। देखिए डिमांड क्या होते हैं ना मार्केट में, और मार्केट का प्राइस निर्धारित होता है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के अनुसार। देखिए इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो हर एक चीज़ को डील करेंगे। पहले डिमांड क्या होते है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए नॉर्मल डिमांड अलग चीज़ है, और जो बुक में लैंग्वेज में पढ़ेंगे डिमांड अलग चीज़ है। नॉर्मल डिमांड में हम लोग जो भी डिजायर होता है हम लोग का, उसको डिमांड बोल देते हैं। लेकिन डिजायर अलग चीज़ है, डिमांड अलग चीज़ है। और डिजायर कब डिमांड बनता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टर्म है, सुनिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिजायर कब डिमांड बनता है, तो डिजायर बहुत सारे कंडीशन को फॉलो करने के बाद डिमांड बनता है। जैसे कि पहले आपका मन में एक डिजायर आया कि हमको कार खरीदना है, ठीक। सपोज दैट, मान के चलिए मन में इच्छा जगा, तो आपका इच्छा जगह वो डिजायर हो, डिमांड नहीं हुआ, डिमांड नहीं हुआ, केवल डिजायर होगा। तो डिजायर कब डिमांड में बदलेंगे और कब डिमांड में नहीं बदलेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि हर एक चीज़ डिजायर, जितने भी डिजायर होते हैं, हर एक डिजायर को डिमांड में नहीं बदला जा सकता है। डिजायर तो हमको भी है कि हम भी डिजायर पर चढ़े डिजायर हमको भी कि हम भी डिजायर कार पर चढ़े, लेकिन डिजायर कार पे कब चढ़ेंगे, जब वह डिमांड फुलफिल होगा तब। तो डिमांड कब फुलफिल होंगे उसके लिए कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम लोग को डिजायर से पहुंचना है डिमांड के पास, ठीक है। डिजायर से कहाँ पहुंचना है, डी फॉर डिजायर, डी फॉर डिमांड। तो डिजायर से डिमांड पर, मेरे माइंड में एक डिजायर आया कि हमको कार खरीदना है, ठीक। कौन कार, कोई भी कार खरीदना है, ठीक। डिजायर है, तो डिजायर आने के बाद अब मेरे पास पैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल है। जितना कार है 4 लाख 5 लाख, तो 5 लाख रुपए मेरे पास है, पहला कंडीशन। अगर हैं तो दूसरा कंडीशन, क्या मैं उसको इच्छुक हूँ, कैपेबल हूँ उसको देने के लिए। हमको मन है, पैसा खर्च करने के लिए मन होगा तब ना। मान लीजिए ठीक है, डिजायर आया, पैसा भी आ गया, पैसा भी है, लेकिन पैसा को मैं खर्च करना चाहूँगा तब ना। चलिए 4 लाख नहीं, 4 लाख बचा कर रखते, आगे पढ़ना होता है ना। तो अब खर्च करने के लिए रेडी हो जाएगा तब ना। तो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन डिजायर के बाद पैसा है कि नहीं, और दूसरा कंडीशन कि आपका पैसा खर्च करने के लायक, मतलब कैपेबल है कि नहीं, या आप इच्छुक है कि नहीं, आपको डिजायर है कि नहीं कि मनी को स्पेंड करना है। तो डिजायर फॉर द मनी क्या है, स्पेंडिंग। या फिर फर्स्ट थिंग क्या हुआ था कि आपके पास अवेलेबल मनी है कि नहीं, अवेलेबल ऑफ मनी। एंड सेकंड थिंग, यू हैव डिजायर टू एक्सपेंड योर मनी। दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तब डिजायर पहुंचता है इफेक्टिव डिजायर पास। डिजायर कहाँ पहुंचता है, इफेक्टिव डिजायर पहुंचता है, इफेक्टिव डिजायर। अब जो मेरा डिजायर था ना, अब प्रभावकारी डिजायर बन चुका है, अब प्रभाव डालेगा। और इफेक्टिव डिजायर को बोलते हैं डिमांड। डिजायर को डिमांड नहीं बोलते हैं, इफेक्टिव डिजायर को क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। बात को समझ गया। ये जो 2 कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन को वांट्स बोलते हैं। डिजायर के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड डिजायर फॉर द स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेस। तो इस सब को वांट्स बोलते हैं। तो वांट्स जब हम लोग का फुलफिल होता है ना, तब इफेक्टिव डिजायर बनते हैं। जो इफेक्टिव डिजायर बनते हैं तो वही जाकर डिमांड बनता है। बात को समझ गए। माइंड में डिजायर जगेंगे, उसके लिए पैसा होना चाहिए, पैसा खर्च करने के लिए हम कैपेबल होना चाहिए, योग्य होने चाहिए। तो उसके बाद उसको वांट्स बोलते हैं। और वांट्स जब मेरे पास आ जाएगा, तब वांट्स क्या होते हैं, इफेक्टिव डिजायर होते हैं। इफेक्टिव डिजायर को ही डिमांड बोला जाता है, बुक के लैंग्वेज में, चैप्टर के लैंग्वेज में। ऐसा तो हम लोग कुछ भी घर पे मांग लेते हैं तो डिमांड कर देते हैं, लेकिन वैसा डिमांड उसको नहीं बोलते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं कि नोट्स का लैंग्वेज क्या बोल रहा है। बात को समझ गए ना, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब माइंड में रखिएगा कि इफेक्टिव डिजायर को डिमांड बोला जाता है, डिजायर को डिमांड नहीं बोला जाता है। चलिए, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर एबल एंड विलिंग टू परचेज इन ए गिवन पीरियड एट ए गिवन प्राइस। एक खास पीरियड में खास प्राइस पे जो कंज्यूमर होता है, एबल योग्य होना चाहिए, एंड विलिंग इच्छा भी होना चाहिए, टू परचेज ए कमोडिटी,
कोई भी कमोडिटी को एबल यानी कि उसका पैसा होना चाहिए और विलिंग मैंने इच्छा भी होना चाहिए। जो मैं पीछे समझाया था वह यहाँ पर भी लिखा हुआ, तब उसको बोलेंगे कि वह क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। बात को समझ गए। लेकिन गिवन प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो उसका प्राइस उसमें और जो टाइम फिक्स है, यानी कि अभी टाइम बाद में चेंज करेगा तो डिमांड भी चेंज हो सकता है, लेकिन गिवन पीरियड गिवन टाइम में अगर डिमांड करता है, विलिंग है, एबल है पैसा को खर्च करने के लिए, तो क्या होता है, कंज्यूमर उसका डिमांड ये फुलफिल होता है। तो दैट कमोडिटी कंज्यूमर इज एबल टू विलिंग टू परचेज। तो जो मैंने समझाया उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखें। इससे पहले एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड हो गया। एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो फिक्स अमाउंट ऑफ डिमांड का जब फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी का जब डिमांड किया जाता है ना एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो केवल डिमांड हुआ, लेकिन कितना क्वांटिटी, तो कोई मात्रा फिक्स रहेगा, उसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो कंज्यूमर दैट कंज्यूम या फिर एबल टू बाई द फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी, फिक्स नंबर ऑफ गुड्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए गिवन प्राइस, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। उसको देखेंगे डिफिनेशन सेकंड वाला पीडीएफ में दिया है। चलिए, डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, देखिए हर चीज़ यहाँ पे दे दिया है, तो बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। उसके कंपेयर में उस पीडीएफ में अच्छा से नहीं दिया था, इसलिए एनसीईआरटी का पीडीएफ में लाया तो इसमें अच्छा से दिया हुआ है। देखिए डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इट इज़ द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी परचेज। देखिए प्राइस एंड क्वांटिटी में टेबल के रूप में से बना के, ऐसे टेबल के रूप में से बना के दिखाते हैं ना, जब यहाँ पे हमको प्राइस रहेगा और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, QD क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस बढ़ेंगे, चलिए 10 रुपये है, 20 रुपये होगा, 30 रुपये होगा, तो प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी क्या होगा बताइए। तो प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घटेगा, क्योंकि जब दाम बढ़ते तो हम लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, तो क्वांटिटी घटेंगे। यहाँ पे हम लोग 10 रुपये में खरीद रहे थे 100, ठीक है, तो यहाँ पे खरीदेंगे 90, यहाँ पे खरीदेंगे 40, घटते जाएगा। घटते डिमांड जब उसको टेबल के रूप में दिखाते हैं ना, देखिए इनवर्स रिलेशन है। जब प्राइस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को घटा देते हैं। डिमांड घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इधर ही घट रहा है, तो इनवर्स रिलेशन है। और जब टेबल के रूप में दिखाते हैं डिमांड को, तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और उसको जब ग्राफ के रूप में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो टेबल है वो टेबल को ग्राफ के रूप में दिखा देंगे, ऐसे ग्राफ बना के, इधर डाल देंगे क्वांटिटी डिमांडेड, इधर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और इधर डाल देंगे प्राइस, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह ऐसे उल्टा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए क्योंकि इनवर्स रिलेशन को दिखाता है। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होंगे, घट जाएंगे। प्राइस बढ़ेंगे, देखिए प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होंगे, घटेंगे। तो डिमांड जब घटेंगे तो इनवर्स रिलेशन को दिखाता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो जब हम लोग ग्राफ के रूप में दिखा देंगे तो उसको बोलेंगे डिमांड कर्व, और जब टेबल के रूप में दिखाएंगे क्वांटिटी को और क्या प्राइस को, तो उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। दोनों को समझ गए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते चलिए। इंडिविजुअल डिमांड क्या होते हैं, मार्केट डिमांड क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिमांड जो हो गया एक व्यक्ति का डिमांड, और मार्केट डिमांड हो गया पूरा हाउस होल्ड, पूरा एरिया का डिमांड। देखिए डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को द्वारा जो डिमांड किया जाता है उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और पूरे समुदाय, पूरी यूनिटी, जितने मान लीजिए हमारे कॉलोनी में जितने लोग हैं, हमारे मार्केट में जितने कंज्यूमर है, तो सारे कंज्यूमर को डिमांड को मार्केट डिमांड बोलेंगे। बात को समझ गया। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग, एक सेकंड, डिमांड फंक्शन कहाँ गया, यही डिमांड फंक्शन दे ही दिया, डिमांड फंक्शन आ ही गया। फैक्टर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो डिटर्मिनेंट करने मतलब कि जो निर्धारण करते हैं, डिमांड को निर्धारित करने वाला, डिमांड को प्रभावित करने वाला, तो क्या क्या उन्हीं को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो डिमांड को निर्धारित करते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट 10th में 12th में जो भी रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को डिटर्मिनेट करने वाला, रिजल्ट को निर्धारित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होंगे। जैसे कि आपका बुक्स, आपका टाइम टेबल, आपका सोसाइटी, आपका इन्वायरमेंट, आपका मम्मी पापा, आपका टीचर्स, ठीक है, आपका हार्डवर्क, तो बहुत सारे फैक्टर थे। उससे जब प्रभावित हुआ तब हमारा रिजल्ट तैयार हुआ। वे सब फैक्टर प्रभावित किए तब रिजल्ट। उसी प्रकार डिमांड को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे कि डिमांड प्रभावित होता है। तो वही कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, द इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी। एक कमोडिटी में कोई खास वस्तु के लिए कोई व्यक्ति का डिमांड है, तो क्या क्या फैक्टर जो प्रभावित करते हैं ना, तो उसको हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, और इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक। क्या फंक्शनल रिलेशन होता है, डिमांड फंक्शन क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। उसका डिटर्मिनेंट जो उसको निर्धारित करते हैं, और उस फंक्शन का, उस कमोडिटी का डिमांड में जो रिलेशन देखा था, उसी को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। आगे डेफिनेशन के रूप इसको देखेंगे, उस सेकंड पीडीएफ में दिया हुआ है। यहाँ पर चलिए क्या क्या है। पहला, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इटसेल्फ,
कमोडिटी का प्राइस है तो उसका डिमांड प्रभावित करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेंगे, इन्वर्स रिलेशन दिखाता है। या फिर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेंगे, या फिर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, सेकंड है इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। जाहिर सी बात है, इनकम बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ा देंगे, इनकम घटेगा तो डिमांड घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स, देखिए रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं, एक होता है कम्प्लीमेंट्री और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अलग होते हैं और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अलग होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सेम डायरेक्शन में दो गुड्स रहेंगे, एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा, और एक का प्राइस घटेगा तो दूसरा का डिमांड घट जाएगा। एक ही डायरेक्शन में जब रिलेशन बढ़ता है तो उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। और वो होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है ना, एक वस्तु का डिमांड बढ़ता है तो दूसरे का, मतलब एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है दूसरे का डिमांड घट जाता है, एक वस्तु का प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। यानी कि कम्प्लीमेंट्री में अपोजिट रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सेम रिलेशन होता है। जैसे सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी आते हैं, तो टी एंड कॉफ़ी में क्या होंगे, टी के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। टी महंगा हो जाएगा तो लोग कॉफ़ी पियेंगे, है ना। तो एक का डिमांड प्राइस बढ़ा टी का, लेकिन डिमांड कॉफ़ी का बढ़ गया, तो सब्स्टिट्यूट गुड में। या फिर कंप्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल देते हैं इन्वर्स रिलेशन, कार एंड पेट्रोल। कार का दाम बढ़ गए तो पेट्रोल क्या होंगे, पेट्रोल घटने लगेंगे। कार के दाम बढ़ गए तो पेट्रोल के दाम घटेंगे ना, क्योंकि कार इतना महंगा तो पेट्रोल कोई नहीं खरीद पाएगा। तो आप इन्वर्स रिलेशन, एक का बढ़ रहा है दूसरा का घट जा रहा है, इसका डेफिनेशन के रूप में देखेंगे। रिलेटेड गुड्स में दो आते हैं, याद रखिएगा, कंप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, चलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर का कैसा टेस्ट है, कैसा प्रेफरेंस है। हमको टेस्ट प्रेफरेंस, अगर मैं अच्छा टेस्ट है तो हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। मेरा टेस्ट नहीं है तो मैं उसका डिमांड नहीं करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं चिकन बिरयानी नहीं खाता हूँ तो मैं चिकन बिरयानी का डिमांड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं हलवा नहीं खाता, हलवा का डिमांड नहीं करूँगा। मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी का डिमांड करूँगा। तो जो मेरा टेस्ट है, प्रेफरेंस है, तो उस पर भी डिमांड प्रभावित होते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेस्ट आएगा तो ज़्यादा डिमांड होंगे, कम टेस्ट वाले हैं तो कम डिमांड होंगे। वैसे इनकम में भी ज़्यादा इनकम हो तो ज़्यादा डिमांड होंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। अगर भविष्य में प्राइस चेंज होने वाले हैं तो क्या डिमांड बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। कल आपको बता देंगे कि कल से चीनी बहुत महंगे होने वाले हैं, तो आप चीनी का कंजप्शन आज बढ़ाइएगा ना, तो प्राइस बढ़ेंगे तो इसका भी डिमांड बढ़ा दिया जाता है। क्यों प्रभावित होता है, फ्यूचर में प्राइस चेंज होते हैं तो उसके कारण भी प्रभावित होते हैं। या कल आपको पता चलने वाला कि सब्जी कल सस्ता होने वाला है, आज आप सब्जी नहीं खरीदिएगा, सोचिएगा नहीं कल खरीदेंगे तो होता है ना, तो उस पर भी डिमांड प्रभावित होते हैं। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत नहीं, सब थ्योरेटिकल टर्म है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होंगे। पिछले जो वीडियो बने थे उसमें न्यूमेरिकल टाइप का नहीं था, लेकिन उसमें टेबल एंड डायग्राम थे। खैर आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना, एमसीक्यू में करवा दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, डिमांड फंक्शन वही होगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स, देखिए फंक्शनल रिलेशन पी एक्स प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, वाई से दिखा रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पी आर, वाई इनकम को दिखा रहा है। ठीक है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस को दिखा रहा है, इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब डिमांड फंक्शन होगा जो कि प्रभावित करते हैं। तो कैसा रिलेशन दिखाता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन किसमें, इन्वर्स रिलेशन किसमें है। ठीक है, प्राइस में क्या है, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होंगे बताइए, तो इनकम बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ा देगा, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो गया, होता है ऐसे करके। चलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स देखते हैं क्या होता है। ऐसे मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन के रूप में देख लीजिए। चलिए, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन काउजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का डिमांड बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। एक का प्राइस बढ़ रहा तो दूसरा का डिमांड, देखिए टी और कॉफ़ी का एग्जांपल दिया हुआ है। टी का प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी का डिमांड हम लोग बढ़ा देंगे। टी का प्राइस बढ़ने पे, किसी गुड्स का प्राइस बढ़ने पे उसका डिमांड कम होगा। ठीक है, उसका डिमांड कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है, किसी का प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड उसका क्या होता है, कम होते हैं। तो टी का कम होने लगे, कॉफ़ी का बढ़ जाएंगे, लोग टी की जगह पर कॉफ़ी पियेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, सेकंड कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक, सब्स्टिट्यूट्स में उसके बदले में लिया जाता है सब्स्टिट्यूट, और कंप्लीमेंट्री में एक दूसरे का पूरक, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, जैसे कि कोलगेट एंड ब्रश ले सकते हैं, वैसे करके बहुत सारे आते हैं। देखिए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन काउजेज द डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। एक का प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे का डिमांड घटेंगे। इसका प्राइस बढ़ेंगे, देखिए अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ने लगेंगे तो कार का डिमांड घट जाएगा, पेट्रोल बढ़ेंगे तो कार लोग नहीं खरीदेंगे। तो इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है, पेट्रोल का यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे ना, कि कार का डिमांड घटाएंगे, क्योंकि कार पेट्रोल से चलता है तो नहीं करेंगे। तो इसका दाम बढ़ेगा तो इसको तो कम करेंगे, साथ में साथ इसका भी कम हो जाएगा। तो यही होता है इन्वर्स रिलेशन। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स हमेशा एग्जाम्पल पूछता है, एंड सब्स्टिट्यूट गुड डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए इन्फीरियर गुड क्या होते हैं, नॉर्मल गुड क्या होते हैं, एक गिफेन गुड होता है। इन दोनों के बीच में एक गिफेन गुड आता है। गिफेन गुड में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है।
लॉ ऑफ डिमांड है ना, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाता है, उसमें प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाता है, गिवन गुड। तो गिवन गुड दोनों गुड के बीच में आते हैं। गिवन गुड का स्टोरी एक अमेरिका में कोई बताए थे, क्या बोलते हैं, ब्रेड का वहाँ पे देखे ना कि प्राइस बढ़ रहा है ना, डिमांड लोग बढ़ा रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे गुड्स होते हैं मार्केट में जो कि इन्फीरियर गुड और नॉर्मल गुड के बीच में आते हैं, जिसका प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, तो होते गिवन गुड। हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन कहाँ कहाँ होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे काम नहीं करते हैं, इन्फीरियर गिवन गुड में काम नहीं करेंगे। या फिर कोई ऐसे वस्तु होते हैं जो स्टेटस को दिखाते हैं। मान लीजिए किसी का स्टेटस, चलिए आप कोई डायमंड खरीदने वाला है, तो डायमंड तो महंगा चीज़ है, तो उसका प्राइस बढ़ेंगे तो लोग क्या नहीं खरीदेंगे और खरीदेंगे, दिखाना चाहेंगे कि मेरे पास डायमंड है। तो उस समय लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करते, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग समझिए नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। देखिए नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, विच आर द बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव रिलेशन विथ इनकम। इट मीन्स व्हेन इनकम राइजेज द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स आल्सो राइजेज। एकदम नॉर्मल गुड सिंपल गुड है कि जैसे हम लोग का इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ा देते हैं। नॉर्मल गुड्स सिंपल गुड्स को भी, कोई भी गुड्स है जो कि जैसे हमारे कपड़ा है, आपका इनकम बढ़ेगा तो आपने कपड़ा बढ़ाइएगा ना, उसका क्वालिटी चेंज करिएगा। ठीक है, घर में कोई भी चीज़ है, पंखा है तो उसको कूलर खरीदेगा। नॉर्मल गुड्स चेंजिंग होता है ना, तो प्राइस के साथ इनकम के साथ उसका भी डिमांड। हम लोग नॉर्मल गुड्स में सिंपल गुड्स है, एक होता है इन्फीरियर गुड्स, इसमें निगेटिव रिलेशन होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। इन्फीरियर गुड्स का मतलब घटिया वस्तु। घटिया वस्तु में निगेटिव इसलिए होगा, इनकम मेरा बढ़ेगा, लेस डिमांड एट द हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। इनकम हम मेरा बढ़ेगा तो उसका हम डिमांड कम करेंगे। मान लीजिए घटिया वस्तु है, आप एक गंदा भोजन करते हैं, भोजन अच्छा नहीं है, भोजन बहुत ख़राब है, आपका इनकम बढ़ा तो आप अच्छा भोजन करिएगा ना। आपका इनकम बढ़ा तो आप उसको कम करिएगा डिमांड, नहीं अब ख़राब नहीं। या आप कपड़ा ख़राब पहनते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, इन्फीरियर गुड्स है, बैड गुड्स है। ठीक है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, इनकम बढ़ेगा तो क्या करेगा, इसका तो डिमांड कम करेगा ना। इन्वर्स रिलेशन दिखाता है इन्फीरियर में और डायरेक्ट रिलेशन नॉर्मल गुड्स में दिखाता है। तो अब इन्फीरियर छोड़ के नॉर्मल की तरफ बढ़िएगा ना। तो वही होता है इन्फीरियर गुड, घटिया वस्तु, इनकम बढ़ने पर डिमांड कम कर देते हैं, निगेटिव रिलेशन, और इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव रिलेशन, दैट इज द नॉर्मल गुड्स। एक होता है गिवन गुड्स, दोनों के बीच में जिसका क्वालिटी रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए लॉ ऑफ डिमांड, चलिए आ गया लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नहीं दिया, कहाँ पे काम नहीं करते हैं। मैं अलग से नोट्स वगैरह में देखूंगा, देखा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा क्या क्या होते हैं। चलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, इनकम, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ठीक है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस, तो हॉबीज, टेस्ट, हर एक चीज़ जितना भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, अगर हर एक चीज़ को कांस्टेंट रखा जाता है तो क्या होता है, डिमांड ऑफ ए गुड्स फैल विथ राइज इन द प्राइस एंड वाइस वर्सा। डिमांड ऑफ ए गुड्स फैल, गुड्स का डिमांड गिरेगा कब, जब इनकम राइज करेगा तब। ठीक है, जब इनकम राइज करेंगे तब, यानी कि इन्वर्स रिलेशन को दिखा रहा है। देखिए हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डी जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड हम लोग कम कर देते हैं, और किसी वस्तु का प्राइस घट गया तो डिमांड हम लोग बढ़ा देते हैं। देखिए प्राइस है, यहाँ पर डिमांड है, प्राइस देखिए बढ़ रहे हैं तो डिमांड हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखिए डिमांड 100 था, 100 से 80 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, घट गया ना। तो यही लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस फैल विल, क्या है, प्राइस फैल विल है कि विन, विथ ना होगा, प्राइस फैल विथ राइज इन द फ्यूचर प्राइस, राइज इन द प्राइसेज। जब प्राइस बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को घटा देते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड याद रखिएगा, बीबीए टॉपिक है। चलिए इन्वर्स रिलेशन होता है हमेशा याद रखिएगा, किसमें, प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, चलिए चेंज इन डिमांड। अब डिमांड में चेंज देखते हैं, इससे पहले एक चीज़ छूट रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हो गया, फंक्शन ऑफ डिमांड हो गया। लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन होता है कहीं कहीं। कहाँ पे एक्सेप्शन होता है, जैसे कि वही बोले स्टेटस दिखाने वाला, या फिर गिवन गुड्स में काम नहीं करता है। गिवन गुड्स में देखता है ना, जब प्राइस बढ़ता है ना तो उसका लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक सोचता है कि अभी नॉर्मल गुड्स में जा रहा है तो उसका डिमांड बढ़ा दिया जाता है गिवन गुड्स के बारे में। ठीक है, और जो स्टेटस वाला दिखाता है, मान लीजिए सोना चांदी महंगे होते हैं तो उसको लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि स्टेटस दिखाना चाहते हैं समाज में। और कहाँ नहीं काम करता है, रुकिए हमको याद थोड़ा सा करने, माइंड को रिकॉल। हाँ, वही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस है, भविष्य में बढ़ने वाला जब प्राइस होता है ना तो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन लोग उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटाना चाहिए ना, लेकिन लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। तो कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, मेरा नोट्स यहाँ पे है नहीं, तो मैं नोट्स अभी देख के थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हर एक चीज़ को, लेकिन मेरा वही तो एक्सेप्शन दिक्कत हो रहा है। मेरा नोट्स हजारीबाग में, अभी मैं घर पे आ गया हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मेरा नोट्स रहता ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता, हर एक चीज़ मतलब कि अपने नोट्स से सब देख के और स्पीड में कर देता। खैर आप लोग नेट वगैरह पे देख लीजिएगा लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या एक्सेप्शन है, या बुक वगैरह में देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो जो रिकॉल आते हैं उसको बता, चेंज इन डिमांड।
देखिए डिमांड में चेंजिंग कब होता है, दो एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, इसको वीडियो चल रहा है कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए चेंज इन डिमांड में कैसे चेंज होते हैं, दो कारण से चेंज, देयर आर टू टाइप्स, दो तरीक़ा से डिमांड में चेंज होते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, एंड चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड इसको भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा डिफरेंस एग्जाम में पूछता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, या पूछ देता है मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड, या फिर शिफ्ट इन डिमांड। तो दोनों में आपको बताना होगा कि कैसे क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन, दोनों में डिफरेंस। तो पहला देखते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब क्वांटिटी का डिमांड में चेंज होता है तो कैसे चेंज इन डिमांड आता है। पहला देखिए, एक सेकेंड, इसको एक और चीज़ बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। कैसे? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एलोन, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। देखिए सारा चीज़ जितना भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है सब चीज़ को कांस्टेंट रख के जब प्राइस में चेंज होता है और उसके अनुसार डिमांड में चेंजिंग होता है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी डिमांड उसको बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड उसको जब प्राइस के संदर्भ में चेंज होता है। ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिमांड चेंजेस, दैट इज नोन हैज क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, बस ओनली एलोन, केवल प्राइस, बाकी सब कांस्टेंट है, केवल प्राइस में चेंजिंग आया तो उसको बोलते हैं क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दो टाइप के होते हैं, एक्सटेंशन मोर डिमांडेड लोअर प्राइस, एंड कॉन्ट्रैक्शन लेस डिमांडेड हायर प्राइस। कहने का मतलब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ गया तो डिमांड कब बढ़ेंगे, प्राइस जब कम होंगे। लास्ट डिमांड ये ना बोलता, डिमांड कब बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाएंगे। या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये भी एग्जाम्पल पूछता है कि एक्सटेंशन डिमांड कब होते हैं, एक्सटेंशन डिमांड कब होता है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में कमी कब होगा, जब प्राइस ज़्यादा होगा, हायर प्राइस पे। दोनों को समझ गए, जब प्राइस से रिलेटेड, जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएंगे, और प्राइस जब कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, एंड डिमांड जब घट जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। उसी को बोलता है ये कॉन्ट्रैक्शन। दोनों के डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, इसी को बोलता है क्या, शिफ्ट इन डिमांड, एंड क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड। एक जगह मूवमेंट होगा, एक जगह शिफ्ट होगा। देखिए कैसे, क्या कहाँ पे मूवमेंट होता है, कहाँ पे शिफ्ट होता है। देखिए एक सेकेंड, करेक्ट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू द अदर फैक्टर। दोनों में डिफरेंस दे दिया, डिफरेंस बाद में देखते हैं, पहले एक और देख ले तो उसके बाद ना चेंज इन डिमांड देख ले तो उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होते हैं उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे, पहले चेंज इन डिमांड देख लेते हैं। ठीक है, देखिए डिमांड चेंजेस ड्यू टू द फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी आर नोन एज क्या, चेंज इन डिमांड। वहाँ पे देखिए केवल प्राइस के जरिए, यहाँ पर प्राइस फिक्स रहेंगे, अदर फैक्टर के कारण चेंज होंगे डिमांड। प्राइस सेम के सेम रहेंगे, अदर फैक्टर कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में चेंजिंग जब होंगे उसके अनुसार अगर डिमांड में चेंजिंग होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। बात को समझ गए। आगे देखें, दो टाइप का होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। वहाँ पे था एक्सटेंशन और क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज इन डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज, यहाँ पे प्राइस पे नहीं होता है, अदर फैक्टर के कारण चेंज करते हैं डिमांड। ठीक, मोर डिमांड ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर, प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट, प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट होते हैं। एंड डिक्रीज इन डिमांड, लेस डिमांड ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर, प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। दोनों में प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन डिमांड मोर होता है, डिमांड लेस होता है। इसमें मोर होते हैं और इसमें लेस होते हैं। तो डिक्रीज इन डिमांड, और डिमांड जब कम होंगे, ज़्यादा होंगे तो इंक्रीज इन डिमांड। बात को समझ गए। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, काउजेज क्या क्या होते हैं देखेंगे, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होंगे, देखिए एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे मूवमेंट अलोंग डिमांड होंगे, यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड होंगे। यहाँ पे डिमांड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे मूवमेंट होंगे। एक ही ग्राफ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफिनेशन में दिया था, रुक जाइए थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे जो डिफिनेशन में दिया था, शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में शिफ्टिंग आएगा सेकंड में, चेंज इन डिमांड में यहाँ पे शिफ्टिंग होंगे। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट होते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। देखिए प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही डिमांड में मूवमेंट हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी पे मूवमेंट होगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे, एक्सटेंशन होगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस तो फिक्स है, प्राइस नहीं, अदर थिंग्स, प्राइस फिक्स और अदर थिंग्स के कारण यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, कभी एक्सटेंशन होंगे, कभी इंक्रीज करेगा तो कभी डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे होते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज। बात को समझ गए। यहाँ पे शिफ्ट होंगे, देखिए यहाँ पे DD2 है, अब DD था और D' यानी कि डिमांड कर्व से D' हो गया, D'2 हो गया, यानी कि कभी डिक्रीज कर जाता है, कभी इंक्रीज कर जाता है, तो शिफ्ट कर जाता है। यहाँ से देखिए शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, उठ के यहाँ चला गया।
ठीक है, वही सेम लाइन पर शिफ्ट कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और यहाँ पे क्या है, एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो यहाँ मूवमेंट होते हैं, देखिए ड्यू टू चेंज इन प्राइस के कारण यहाँ पे प्राइस चेंजिंग, यहाँ पे ड्यू टू द अदर फैक्टर प्राइस कांस्टेंट है। शिफ्ट विल टेक प्लेस, यहाँ पे शिफ्टिंग होंगे, यहाँ पे मूवमेंट विल टेक प्लेस, यहाँ पे मूवमेंट होते हैं, ठीक। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यहाँ पे, माने कि बढ़ेगा घटेगा। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, यहाँ पर बढ़ेगा घटेगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस सेम रहेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग कर जाएंगे, और यहाँ पे एक ही जो लाइन है, एक ही जो डी डिमांड कर्व है, उसी पे क्या होंगे, मूवमेंट होते रहेंगे। बढ़ेगा तो मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे की ओर। तो दोनों में यह डिफरेंस था, दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों को ध्यान माइंड में रखिएगा तो क्लियर हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए क्या क्या रीजन होते हैं, काउजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और काउजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। देखिए क्या क्या कारण होते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कैसे बढ़ते हैं, ठीक। और इंक्रीज इन डिमांड कहाँ पे है, जब प्राइस फिक्स रहता है, ठीक। देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड जब बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड, तो देखिए इंक्रीज और डिक्रीज का बात करेंगे तो चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड कब होते हैं, जब प्राइस फिक्स रहते हैं, अदर थिंग्स के कारण होते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होंगे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात होंगे, तब यहाँ पे प्राइस के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ प्राइस फिक्स है, तो क्या कारण है कि डिमांड इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एक्सटेंशन इन डिमांड। तो हर एक चीज़ में डिफरेंस पूछता है। खैर आप लोग को डिफरेंस नहीं पूछेगा, आप लोग क्या पूछेगा, MCQ देकर पूछेगा कि इंक्रीज इन डिमांड किसका पार्ट है, डिक्रीज इन डिमांड किसका पार्ट है, इंक्रीज में शिफ्ट होता है कि किस में मूवमेंट होता है, किस में क्या होता है ना। तो डीपली जब पढ़िएगा तब सारा में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक। चलिए क्या क्या रीजन है, क्या क्या काउजेज है देख लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, क्या इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस तो फिक्स है, तो इंक्रीज इनकम, इनकम बढ़ता है तो डिमांड लोग बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस हम लोग का चेंज हो गया, मान लिया हमको अच्छा चीज़ खाने का मन करेगा तो डिमांड बढ़ा देंगे। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल क्या था, टी एंड कॉफ़ी। तो टी के प्राइस बढ़ेंगे तो अगला जो कॉफ़ी है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब बढ़ते हैं एक का तो दूसरा का डिमांड बढ़ा दिया जाता है। एंड फैल इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब घटता है तो उसमें हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक। तो इंक्रीज होने का इतना सब कारण था। कम्प्लीमेंट्री गुड में आपको कार एंड पेट्रोल, तो कार और पेट्रोल, तो मान लीजिए कार का डिमांड या पेट्रोल का डिमांड, किसी एक का डिमांड क्या घटता है तो हम लोग डिमांड बढ़ा देंगे। चलिए पेट्रोल सस्ता हो गया, कार खरीदते हैं, होता है ना। तो ये सब रीजन हो गए इंक्रीज होने का। और डिक्रीज होने का क्या होता है, डिक्रीज होने का जस्ट अपोजिट हुआ, डिक्रीज इन इनकम, इनकम घट जाएगा। अनफेवरेबल डिक्रीज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अनफेवरेबल होगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिडी, उसका प्राइस घट जाएंगे, हम लोग डिमांड नहीं करेंगे। और राइज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम लोग डिमांड नहीं करेंगे। इतना सारा रीजन था। देखिए सब्सिडी गुड्स का डिक्रीज किया, प्राइस घट गया, प्राइस घट गया ना, तो हम जिसका घट गया तो उसको छोड़ के दूसरा के पास चले जाते हैं, तो यहाँ पे उसका डिमांड कम हो जाते हैं। तो यही दोनों का रीजन था, कारण था कि क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इनकम तो फिक्स है, ठीक है। और उसमें पूछेगा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में पूछेगा तो उसमें इनकम दीजिएगा, इनकम उसका बढ़ गया, सॉरी उसमें आप प्राइस दीजिएगा। एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जो कि मूवमेंट अलॉन्ग किसका पार्ट है, एक्सटेंशन किसका पार्ट है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का पार्ट है एक्सटेंशन, क्या कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। बात को समझ गए, तो दोनों को समझ गए तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए नोट में क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द इनकम काउज द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स, ठीक है। डिक्रीज इन द इनकम काउज द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का बात बोल रहा है यहाँ पे, इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का बात नहीं कर रहा है, ठीक। गिवन गुड्स में तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करते हैं, इन्फीरियर गुड्स में भी हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव रिलेशन रहता है तो वहाँ पर वही काम नहीं करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स में काम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। चलिए तो मेन टॉपिक था इसका डिमांड, दूसरा डिमांड फंक्शन, हर एक चीज़ लिमिट सब कुछ देख लिए। अब हम लोग का देखना है कि ये लास्ट टॉपिक है, बीबीए टॉपिक है, वहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह भी रहते हैं, जिसका नाम है क्या, कहाँ गया टॉपिक, कहाँ गया टॉपिक, चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लास्ट टॉपिक है, बीबीए टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह रहते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें कि डिमांड कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या डिमांड होते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड क्या है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है, क्या क्या फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, हर एक चीज़ देख, कितना बढ़ता है कितना घटता है, नहीं कैसे बढ़ता है कैसे घटता है ना, तो उसके बारे में देखें। अब देखेंगे कितना बढ़ा कितना घटा, डिमांड कितना बढ़ा कितना घटा, क्वांटिटी के रूप में नहीं देखे थे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे ना तो इसमें हम लोग क्वांटिटी के रूप में देखेंगे ये कितना बढ़ा है और कितना घटा है। तो टॉपिक लास्ट रहेगा, तो मैं लास्ट में करूँगा क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी रहेंगे, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो तो आधा घंटा का बन गया है, तो आधा घंटा ज़्यादा हम वीडियो बनाते नहीं हैं। अब अपना नोट्स में देख लेते हैं कि डिमांड से रिलेटेड कुछ टॉपिक बच गया होगा तो उसको देख लेते हैं।
ये सब टॉपिक जो है ना आपने नेक्स्ट टाइम में किया जाएगा। चलिए वहाँ नोट्स पे थोड़ा सा चलिए अपना नोट्स में देख लेते हैं कि यहाँ पर तो कुछ बच की छूट नहीं ना गया डिमांड से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। डिमांड से रिलेटेड कुछ दिया होगा तो उसको बता दूंगा, नहीं तो बाकी सब कंप्लीट वहाँ से कर दिया है। उसमें आसान दिया, इसमें थोड़ा सा लेंदी टाइप का। चलिए इसमें डिमांड से कुछ है नहीं। यहाँ पर डिमांड स्टार्ट कहाँ से किया है, ये क्वांटिटी डिमांड से स्टार्ट किया जो वहाँ पर नहीं था। तो क्वांटिटी डिमांड देखिए वही बोले थे, इट इज़ द क्वांटिटी विद द कंज्यूमर एबल एंड विलिंग टू बाई एट ए पार्टिकुलर प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई देखिए ये क्वांटिटी है, वहाँ केवल डिमांड था, यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में तो क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देख लिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसे देख लिए। चेंज इन डिमांड भी देख लिए, दो प्रकार का होता है। क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग, देखिए यहाँ पे ग्राफ होगा, ये सब कुछ देख लिया हम लोग, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ लिए ना, ये सब बताना क्या आवश्यकता है। चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड जिसको बोलते हैं, इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो प्राइस के कारण होता है, यहाँ पे अदर फैक्टर के कारण होता है। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा से यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया है, डिक्रीज कर गया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शिफ्ट कर गया ना, यहाँ पे एक ही प्राइस लाइन पे शिफ्ट कर गया। तो ये सब हम लोग देख लिया, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ये सब का पढ़ा दिया। मार्केट डिमांड क्या होता है, देखिए वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे दे दिया। मार्केट इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय द मार्केट ऑल द कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइस पे एट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जो मार्केट डिमांड करता है ना, तो मार्केट डिमांड सारे मार्केट के डिमांड को मार्केट डिमांड बोलेंगे, सिंपल है। डिमांड फंक्शन यहाँ पे दे दिया डिफिनेशन के रूप में, वहाँ पर नहीं दिया था। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। वही जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड ऑफ ए कमोडिटी के बीच में फंक्शनल रिलेशन को दिखाता है, कैसा रिलेशन दोनों के बीच में है, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे प्राइस घट रहे हैं, कैसे डिमांड बढ़ रहा है, कैसे डिमांड घट रहा है ना, उसी के बारे में बताता है। इनकम में डायरेक्ट रिलेशन होता है, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन, कंप्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स रिलेशन, तो सब में अलग अलग दिखाता है, तो वही रिलेशनशिप दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड भी देख लिया, अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें प्राइस ऑफ डिमांड में का इन्वर्स रिलेशन। चेंज इन डिमांड भी देख लिए, ड्यू टू क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या है, डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन क्या है, एनी वन ऑफ इस डिटरमिनेंट के कारण चेंज इन डिमांड होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड चेंज ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी देख लिया। डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज द टेबल देख लिया, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, कर्व ग्राफिकली, ग्राफ से दिखाएंगे तो शेड्यूल हो गया, कर्व हो गया, और टेबल के रूप में दिखाएंगे तो डिमांड शेड्यूल हो गया, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप देख लीजिए, सब पढ़ ली उसमें। देखिए ये आपका इन्वर्स रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व, तो ये सब तो देख लिए हम लोग। इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और ग्राफ नहीं दिया, ग्राफ नहीं दिया, ग्राफ रहेगा तो डिमांड कर्व होंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व याद रखिएगा, हमेशा पूछता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, इसको दिखाते हैं स्लोप। स्लोप निकालने का पूछेगा तो स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। या फिर एक चीज़ होता है PX और PY, इसको भी बोलते हैं स्लोप, ठीक है ना। तो दो के बीच में रिलेशन दिखाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही टॉपिक ना रह गया था, यही टॉपिक रह गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लास्ट टॉपिक हो उसमें क्या, इसमें क्या, तो यानी चैप्टर हम लोग का एक वीडियो में और खत्म हो जाएंगे, और जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होंगे तो उसको भी अगले वीडियो से देख लिया जाएगा, ठीक है। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना है, कुछ भी सीख पाए, बहुत एक एक वर्ड एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, अपने से जो भी आ रहा है हर एक चीज़ को बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो बस आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए, मेरा सपोर्ट फुल रहेगा। आज के लिए इतना है, कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, क्योंकि मैं दो PDF के सहारे से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो एक भी टॉपिक कहीं से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।